हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका स्वागत है। देखिए बेटा, पॉलिटेक्निक आप सब जानते हो कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। तो हमें केवल बेसिक जानकारी चाहिए होता है, पॉइंट टू पॉइंट समझना होता है टॉपिक को। इसलिए मैं पूरा चैप्टर आपको हर वीडियो में देखते हो, आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझाता हूं और कोशिश करता हूं आपको चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से समझाने की। अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो आपका रिजल्ट भी कुछ इन बच्चों की जैसा होगा। जो मेरे कुछ प्रीवियस रिजल्ट है जो मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूं, आप देख रहे हो किस टॉप लेवल के बच्चों के रैंक होल्डर्स हैं। हर बच्चे का मैंने एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर भी दिया है ताकि आपको बता सकूं कि एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है और ट्रू है। इसमें कोई भी जो रिजल्ट है वो आपको ऐसे ही नहीं बता रहा मैं। एक एक बच्चे का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर है। एक एक बच्चे का 2018 का 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन और 2019 में तो लाइव रिकॉर्डिंग की थी मैंने बच्चों की, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सारे रिजल्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, ये बताने के लिए कि अगर आप प्रिपेयर करोगे पॉइंट टू पॉइंट तो आपका नंबर भी इजिली आ जाएगा। तो आज का चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? वह बल जिसके द्वारा ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में अगर दो पिंड का मतलब है दो वस्तुएं, अगर ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरा होता है गुरुत्व। गुरुत्व क्या होता है? तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोनों में डिफरेंस है, एक होता है गुरुत्व बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होता है, तो उसमें पृथ्वी भी शामिल है क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक पार्ट है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है इस ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, चाहे वो दो दीवार ही क्यों लगा रहे हो, एक बॉल, एक एप्पल, एक मून, एक अर्थ, हर पिंड, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जबकि गुरुत्व बल होता है पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम सब रह रहे हैं उसके द्वारा जो बल लगता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो वह बल जिसके द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है और जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील लगता है। याद रखो, कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार पथ में गतिशील रहता है वहां अभिकेंद्रीय बल जरूर काम करता है और अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर लगता है। कहां लगता है? केंद्र की ओर। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप एक रस्सी लीजिए, उसमें आपने कभी बचपन में खेला होगा, उसमें आप पत्थर बांध दीजिए और अपने चारों तरफ गोल गोल घुमाइए, तो उस समय जो पत्थर के घुमाने के साथ जो आपके ऊपर बल लग रहा है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब आपने पत्थर को घुमाया तो आप बल कहां लग रहा है? बल लग रहा है बीच में। आप घुमा रहे हो ना, तो बल तो आप ही लगा रहे हो ना और आप सेंटर में हो। अगर आप रस्सी को चारों तरफ घुमाओ तो आप बल लगा रहे हो ना, तो बल केंद्र पे लग रहा है ना, केंद्र बल लगा रहा है चारों तरफ घुमाने के लिए। तो अभिकेंद्रीय बल हमेशा वृत्ताकार पथ पे लगता है और यह हमेशा केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर फोकस होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, चंद्रमा अपने पथ पर पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, सबको पता है बात। यह अपने वृत्ताकार वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में गति करती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये सब आपकी जानना जरूर नहीं है, सबको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन क्या आता है, इस पे फोकस करो। क्वेश्चन क्या आता है कि जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है किस बल के कारण? तो या तो ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल होगा या फिर अभिकेंद्रीय बल होगा। आई रिपीट, सुन लो मेरी बात। अगर एग्जाम में बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो पूछेगा निम्न में से किस बल के कारण? तो या तो ऑप्शन में गुरुत्वाकर्षण बल होगा या अभिकेंद्रीय बल होगा, इन दोनों पे टिक कर देना, कोई एक आएगा। बाई चांस अगर मान लो दोनों आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑप्शन वो सब, तब क्या करें? उस समय आप अभिकेंद्रीय बल टिक करोगे, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, इन दोनों में ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि घूमने के बारे में पूछ रहा है और घूमना अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स लगाने के लिए काम आता है, अभिकेंद्रीय बल फोर्स के साथ उसे घुमाता भी है, तो अभिकेंद्रीय बल ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, आप ये टिक करोगे। ठीक है, चलिए देखो, अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अब नॉर्मली मैं पढ़ाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा इनको पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा फोकस, मैंने कहा ना, हमारे पास इतने बच्चे क्यों जुड़े हुए हैं, उसका रीजन क्या है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना है चीजों को। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उपग्रह में कौन सा ईंधन होता है, तो आप बोलोगे कोई सा ईंधन नहीं होता, क्योंकि उपग्रह में ईंधन की आवश्यकता ही नहीं है। उपग्रह को जो हम लोग भेजते हैं ना, उपग्रह भेजते हैं समय समय पर, इंडिया या बाकी देश जो होती है वो उपग्रह भेजती है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं उनको बेटा इंग्लिश में। तो उपग्रह के अंदर कौन सा ईंधन होता है? उपग्रह में कोई ईंधन नहीं होता। उसको कौन चलाता है? उसको अभिकेंद्रीय बल ही तो चलाता है, क्योंकि उसे भी तो घूमना है ना।
तो उपग्रह को भी अभिकेंद्रीय बल ही घुमाता है। तो उपग्रह को चलाने के लिए हमें कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो अभिकेंद्रीय बल होगा जब वो वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, कभी कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो उसके ऊपर जो त्वरण लगेगा उसे अभिकेंद्रीय त्वरण बोलेंगे। तो किसी वस्तु के वृत्ताकार पथ में गति के कारण, वृत्ताकार पथ में गति के कारण मतलब अगर वृत्ताकार पथ में कोई चीज घूम रहा है तो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है, जैसा आपके घर में पंखा बेस्ट एग्जांपल है, आप पंखे को देखो ध्यान से, वो भी तो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो उस समय जो वो एक्सिलरेट हो रहा है, उस समय जो उसका त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानते हैं। और अभिकेंद्रीय त्वरण हमेशा केंद्र की ओर होता है, पंखे का जो पूरा त्वरण होता है वो उसके सेंटर पे होता है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण का संबंध अभिकेंद्रीय बल से है और अभिकेंद्रीय त्वरण भी हमेशा केंद्र की ओर लगता है। अगला है बेटा केपलियर का नियम। केपलियर ने क्या कहा था? तो केपलियर के 3 नियम है, तो एग्जाम में बस आपको बेसिक बातें याद रखनी है। क्या उन्होंने ये कहा था कि ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार है और सूर्य दीर्घ वृत्त के फोकस पर स्थित है। क्या मतलब है सर जी? ये सिंपल वर्डों में यह है कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, सबको पता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबको पता है। तो उसका मेन फोकस होता है सूर्य, जो सूर्य है वो फोकस पर स्थित होता है। ग्रह के फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था ग्रह तथा सूर्य को मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी जितना एरिया एक फिक्स टाइम में पृथ्वी कवर करेगा उतना ही एरिया बाकी ग्रह कवर करेंगे, उतना ही एरिया सूर्य भी कवर करेगा एक फिक्स समयांतराल में। तो ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा, जो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा है, वो समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये सेकंड रूल था इसका, केपलियर का। थर्ड क्या है? ग्रह व सूर्य की औसत दूरी, जो ग्रह और सूर्य के बीच औसत दूरी है उसका घन, दूरी का घन, ये देखो डिस्टेंस, आर मतलब क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्यूब, दूरी का घन ग्रह के आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, टाइम को लिखते हैं टी से, आवर्तकाल को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। तो ग्रह के आवर्तकाल के वर्ग के समानुपाती होता है। इस पूरी लाइन का सिंपल मतलब इन 2 वर्डों से है। क्या? कि जो आवर्तकाल का स्क्वायर होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस के क्यूब के। अब आपको हो सकता है कि ये सब बातें समझ में नहीं आई, तो आप सिंपल क्या याद रखोगे? मेरी बात सुनो। पहली बात याद रखोगे कि सूर्य फोकस पर स्थित होता है, पहला याद हो गया, सूर्य फोकस पर स्थित होता है। दूसरा, ग्रह और सूर्य समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। सभी ग्रह और सूर्य समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर स्क्वायर। यहां टी का मतलब है टाइम पीरियड का स्क्वायर और आर का मतलब है डिस्टेंस का क्यूब। इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। तो ये 3 बातें बेटा याद रखना, ये केपलियर के नियम थे। क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताओ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये जो आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, इसका नियम किसने दिया? तो ये छोटे से छोटे बच्चों को पता होता है, इसका नियम न्यूटन ने दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया। और वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, 4 ऑप्शन सेम ही लगते हैं। तो इसलिए आप याद करके जाना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, क्या नियम दिया था? तो इसके 2 नियम आते हैं, गुरुत्वाकर्षण में 2 नियम आते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं वो दोनों नियम क्या थे। ठीक है, पहला नियम क्या था? ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं जो कि कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। देखो ये है पहला नियम। क्या? ये है पहला नियम। ये देखो, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। जो फोर्स होता है, फोर्स मतलब एफ, वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के गुणनफल। द्रव्यमान मतलब ये भाई 2 वस्तु है, ध्यान सुनो, 2 वस्तु है, एक है m1 एक है m2। एक का मास होगा m1, एक का मास होगा m2। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, पहले के मास का और दूसरे के मास का जो गुणनफल है, उसके बराबर में फोर्स आता है। ये पहला नियम था कि फोर्स जो होगा वो बराबर होगा दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, समानुपाती मतलब बराबर। यानी 2 वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा फोर्स। ये पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या था?
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी मतलब आर, डिस्टेंस, डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अपॉन में होगा, अपॉन में आ जाएगा ये चीज। यानी द्रव्यमान का गुणनफल जो होता है वो समानुपातिक होता है, लेकिन दूरी का स्क्वायर जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अपोजिट होता है, इसलिए अपॉन में आ गया। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बना, F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। वैसे कभी ये नियम पूछा नहीं एग्जाम में, बस ये फॉर्मूला पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का कौन सा सूत्र है। तो मैंने तो आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं भी पल्ले पड़ा तो बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्या, F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इससे आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी, क्या, कि द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, लेकिन दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। अपॉन मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां G क्या है, G किसे कहते हैं, G क्या होता है, तो बेटा G जो होता है उसका उस पर टिक कर देना। इसे G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक बोलते हैं, G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ G का मान हमेशा फिक्स रहता है। कैपिटल G का मान, बड़े G का मान हमेशा फिक्स होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच स्थिरांक G का मान समान रहता है, यानी कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रखना। अभी मैं आपको कैपिटल G की वैल्यू बताने वाला हूं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछेगा कि चंद्रमा पर G की वैल्यू बताओ, पृथ्वी पर G की वैल्यू बताओ, सूरज पर G की वैल्यू बताओ। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहले बताओ G का मतलब पता लगा, G को क्या बोलते हैं, G का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक। पहली चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, G कभी भी चेंज नहीं होता, G हमेशा सेम होता है, कैपिटल G, चाहे आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ। तो G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू ये होती है, G की वैल्यू ये होता, आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, देखो 6.67 इंटू 10 की पावर 23 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। ये कैपिटल G की वैल्यू आपके सामने आ गई। क्लियर हो गया। अब आप उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर का पेपर, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है प्रीवियस ईयर का पेपर, आप देखोगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, कि उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि कैपिटल G की वैल्यू इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैपिटल G की वैल्यू आप सबको याद रखनी है। क्या है कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर 23। याद रखोगे ये बात, कैपिटल G की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी कभार ये वैल्यू ना अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो एक कॉपी में क्या करो, एक वैल्यू और लिख लो, 6.674, यहां 4 ऐड कर लेना, 4 यहां 4 ऐड कर लेना बेटा, 6.674 और 10 की पावर यहां ऐड कर लेना -11। मैं फिर से बोल देता हूं, एक बार दोबारा सुन लो बेटा, ध्यान से, गलती मत करना एक भी बच्चा। कैपिटल G की वैल्यू, चलो एक काम करो, इसे हटाई दो, इस वैल्यू को हटा दो और नई वैल्यू लिख लो। क्या लिखोगे, 6.674 या 4 इंटू 10 की पावर -11। यहां बेटा 23 की जगह -11 कर लेना, ठीक है बेटा। ये पावर में शायद गलती हो गई है, या -11 आएगा, तो कैपिटल G की वैल्यू ये आएगी और यही रहेगी। कैपिटल G का ऐसे मात्रक क्या होता है, कैपिटल G का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। 2018 का एग्जाम यूट्यूब पे चेक करो, मैंने पेपर डाल रखा है, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है। तो कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल G का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, तो कैपिटल G का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। एकदम से आंसर पर टिक कर देना, ठीक है। चलिए कैपिटल G से आगे बढ़ते हैं। यदि हम दो वस्तुओं की दूरी को, अगर दो वस्तुओं के बीच दूरी को 2 गुना कर दें, ध्यान सुना, वस्तु की दूरी को 2 गुना कर दें, तो देखो क्या होगा। आंसर नहीं बता रहा मैं, आंसर आपको यहां समझाऊंगा। देखो दूरी को 2 गुना कर दिया, दूरी क्या था, r था ना दूरी, आपको बताया था r था दूरी, इसको 2 गुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, तो फोर्स जो होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है। तो अगर दूरी को 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम लिखेंगे फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा क्योंकि अपॉन में है, और अपॉन में उल्टा होता है। तो अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। अब आंसर देखो, आंसर क्या लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 4 गुना कम हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि दूरी अपॉन में होता है। यदि हम दो वस्तुओं के बीच दूरी को 6 गुना कर दें, अब दूरी को 6 गुना कर दें, वापस जाओ, दूरी को 6 गुना कर दिया तो 6 का स्क्वायर कर लोगे 36 हो गया, तो 1/36, तो 36 गुना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो 36 में भाग रह जाएगा, यानी 1/36 हो जाएगा।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आपसे पूछेगा दूरी 3 गुना कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, दूरी 4 गुना कर दिया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। इस प्रकार मैंने कहा ना, इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है कि कहीं भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना। एकदम क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट सीखो। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं आप ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा चैप्टर कराऊंगा, ज्यादा पॉइंट कराऊंगा, नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट में डिस्कस करता हूं बच्चों को, ताकि बिल्कुल ना आप कंफ्यूज हो ना मैं कंफ्यूज हूं। बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी करो ताकि एक बार में रैंक आ जाए और बिल्कुल सटीक रैंक आ जाएगा। चलिए जी, गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम के लाभ कौन कौन से हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सावित्रिक नियम का उपयोग कहां कहां होता है, कहां कहां इसका यूज होता है। तो ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। हम सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं। पृथ्वी के चारों चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी बंधी जो चंद्रमा है वो गति करती है पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। और आप देखते हो कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, टाइड्स जैसे बोलते हैं, हाई टाइड्स लो टाइड्स, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। तो इसके 4 बेनिफिट हो गए, मतलब 4 इसके एप्लीकेशन हो गए, बेनिफिट नहीं एप्लीकेशन बोलेंगे इसको, कि 4 एप्लीकेशन इसके। एक तो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं, और पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के 4 एप्लीकेशन हो गए। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के, अच्छा बताओ, गुरुत्वीय बल याद है? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल मैंने आपको क्या कहा था? पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल। पॉइंट नंबर 2 था वीडियो के स्टार्टिंग में। गुरुत्वीय बल होता है पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल, तो गुरुत्वीय त्वरण भी वही होगा। तो देखो, पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में उत्पन्न एक त्वरण, जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो सीधी सी बात है गुरुत्वीय बल के कारण वो नीचे आएगा। तो उस समय जो उस पर त्वरण लगता है, तो ऊपर से नीचे आते हुए किसी वस्तु पे जो त्वरण लगता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये लगभग हर चीज में होता है। जब आप मान लो किसी प्लेन के अंदर बैठे हो, एरोप्लेन के अंदर बैठे हो, तो जब वो भी लैंड करेगा ना, नीचे आएगा, तो उसके ऊपर एक त्वरण का महसूस होता है, एक एसिलेशन महसूस होगा, तो वो गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जाना जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे मात्रक पूछा जाएगा, ये एग्जाम में आ चुका है, अभी पिछली बार ही आया था एग्जाम में कि गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे मात्रक बताइए। तो बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका ऐसे मात्रक है? गुरुत्वीय त्वरण का ऐसे मात्रक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बल। बल का फॉर्मूला आप क्या याद रखोगे? बल का फॉर्मूला याद रखोगे द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या याद रखोगे बेटा? द्रव्यमान, मास, यहां पे मास आ गया द्रव्यमान की जगह, तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, ये बल का फॉर्मूला है। तो F बराबर क्या याद रखोगे? F बराबर होता है mg, m मतलब मास और g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो F का एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या? mg। वैसे आपने F का फॉर्मूला आपको पता होगा, F का फॉर्मूला होता है ma, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, तो a की जगह g आ गया, क्योंकि एसिलेशन a होता है और g मतलब होता है ग्रेविटी एसिलेशन। तो F का फॉर्मूला ma भी होता है और F का फॉर्मूला mg भी होता है। ठीक है, और g का फॉर्मूला क्या होता है? g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, बार बार कह रहा हूं, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका फॉर्मूला होता है g m अपॉन में r स्क्वायर। यहां g का मतलब कैपिटल G, याद है ना आपको ऊपर बताया था, गुरुत्वीय स्थिरांक जो बताया था, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। m का मतलब मास और r का मतलब डिस्टेंस। तो ये स्मॉल g का फॉर्मूला है, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गैलीलियो के बारे में जानते हैं। गैलीलियो ने इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार पर चढ़कर विभिन्न वस्तुओं को एक साथ गिराया। सभी वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंची, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुक्त पतन, पहली चीज देखो, पहली चीज आपको ये सब बातें याद नहीं रखनी, पहली चीज क्या रखनी है कि मुक्त पतन फ्री फॉल की खोज, इस कॉन्सेप्ट की खोज की थी गैलीलियो ने। ठीक है, ये होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। मुक्त पतन में वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, गैलीलियो ने मुक्त पतन की खोज की थी। उन्होंने क्या बताया दुनिया को, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये। देखिए, आप छत पे खड़े हो और मैं कहता हूं एक पत्थर फेंको और एक कागज का टुकड़ा फेंको, तो आपने एक पत्थर और कागज का टुकड़ा एक साथ फेंका, तो पहले कौन गिरेगा? तो आपके दिमाग में आएगा पत्थर गिरेगा, इसमें सिंपल सी बात है। अब मैं पूछूं पत्थर पहले क्यों गिरेगा?
तो आपका नॉर्मली आंसर क्या होगा कि पत्थर भारी है, यही आंसर गलत है। यही चीज गलत है, यही दुनिया को बताया कि भारी या हल्का होने से कोई फर्क नहीं होता। कोई चीज जो पहले गिरता है और बाद में गिरता है, ये कॉन्सेप्ट भारी और हल्के से मतलब ही नहीं है। फिर सर जी कौन पहले गिरेगा? बच्चों अगर एयर को हटा दिया जाए, गैलीलियो ने समझाया, अगर वायु को हटा दिया जाए, वायु के प्रतिरोध, अगर वायु को हटा दिया जाए, तो आपको पता है पत्थर और कागज अगर आप छत से फेंकोगे और एयर हटा दिया, बिल्कुल एयर को हटा दिया, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं, तो वैक्यूम में पत्थर और आपका कागज दोनों एक साथ आएंगे। तो ये सब जो पहले गिरा वायु के कारण, वायु क्या करता है, हल्की चीजों को रोक लेता है। कागज हल्का था तो वायु ने उसे रोक लिया, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आया, जबकि पत्थर भारी था तो वायु से रोक नहीं पाया, इसलिए वो जल्दी आया। तो गैलीलियो ने दुनिया को बताया कि कोई चीज पहले अगर जमीन पर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है? वायु पर निर्भर करता है। अगर वायु नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे। ये बात हमें गैलीलियो ने समझाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एग्जांपल से? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण एक स्थान पर जी रखने पर मान्य होंगे। क्या मतलब इस पॉइंट का? कि ए की जगह हम जी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ए मतलब क्या होता है? एसिलेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ए मतलब एसिलेशन, त्वरण, और जी मतलब ग्रेविटी एसिलेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो ए की जगह जी ले सकते हो और जी की जगह ए ले सकते हो। जैसे एफ का फॉर्मूला एम ए था तो एफ का फॉर्मूला हम एम जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान, उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा होती है, द्रव की मात्रा। इतना याद रखना, बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा हमारा। क्या होता है द्रव्यमान? द्रव्यमान मतलब होता है द्रव की मात्रा, किसी वस्तु की जो मात्रा होती है ना, क्वांटिटी, उसे हम द्रव्यमान कहेंगे। इस चिप्स के पैकेट में जितना चिप्स बड़ा होगा वो उसका द्रव्यमान कहलाएगा, वो उसका मास कहलाएगा। ठीक है, और मास का ऐसे मात्रक बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। मास का ऐसे मात्रक, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है बेटा? किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। मास का ऐसा यूनिट आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास? मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मास का ऐसा यूनिट केजी, किलोग्राम होता है। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अच्छा, द्रव्यमान स्थिर होता है, मतलब द्रव्यमान चेंज नहीं होता। कभी भी याद रखना, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। बार बार ये बात समझ लो। जैसे कैपिटल जी चेंज नहीं होता ना, कैपिटल जी आपको स्टार्टिंग बताया था चेंज नहीं होता, वैसे द्रव्यमान भी कभी चेंज नहीं होता। यानी आप दुनिया के किसी भी कोने में या फिर आप ब्रह्मांड के किसी भी जगह चले जाओगे तो आपका जो द्रव्यमान होगा वो स्थिर रहेगा। द्रव्यमान ना तो बढ़ता है और ना ही ये घटता है। और एक चीज और याद रखना है, द्रव्यमान अदिश राशि है। आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। दो राशि होती है ना, सदिश राशि, अदिश राशि, तो द्रव्यमान अदिश राशि पे टिक कर देना। आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान कौन सी राशि है, तो अदिश राशि पे एकदम से टिक कर देना। ठीक है, अच्छा भार का मतलब क्या होता है? वो तो द्रव्यमान था। अब देखो द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होती है किसी चीज की वो द्रव्यमान होता है। अब भार क्या होता है? भार का मतलब होता है पृथ्वी के ओर आकर्षण, यानी पृथ्वी जिस रेट से आपको खींच रहा है अपनी ओर, पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण होता है बच्चों, उसे भार कहते हैं। दोनों में फर्क होता है। देखो द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं, भार को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और भार का फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एम जी। एम मतलब मास और जी मतलब ग्रेविटी। तो वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मास की मल्टीप्लाई ग्रेविटी से कर देंगे। मास की मल्टीप्लाई अगर ग्रेविटी से कर देंगे तो आपका वेट निकल आएगा। भार एक सदिश राशि है। ठीक है, भार कौन सी राशि है? सदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सा था? अदिश राशि। और भार कौन सा है? सदिश राशि। भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या बताया था आपको, याद है? द्रव्यमान का ऐसे मात्रक था केजी, किलोग्राम, और भार का ऐसे मात्रक होता है न्यूटन। और मोस्टली आप 99% एग्जाम में देखोगे, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो ये सबसे ज्यादा आता है कि 1 किलोवाट या 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होती है, 1 किलो वेट की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 1 किलो वेट की वैल्यू क्या होती है? तो 1 किलो वेट की वैल्यू होती है बेटा 9.8 न्यूटन। 1 किलो वेट की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। याद रखोगे? अच्छा बताओ, दोबारा एक बार रिपीट कर दो जल्दी से। भार का ऐसे मात्रक, भार का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पे टिक कर देना। और 1 किलो वेट की वैल्यू क्या होती है? वैसे भार के दो मात्रक होते हैं एक्चुअल में, एक होता है न्यूटन और एक होता है किलो वेट। तो ये डिपेंड करता है एग्जाम में, ऑप्शन में, या दोनों नहीं होंगे कभी भी एग्जाम में, दोनों में से कोई एक होगा। या तो आपसे पूछेगा भार का ऐसे मात्रक, तो ऑप्शन न्यूटन मिलेगा या किलो वेट मिलेगा। फिर ऐसे आप पूछेगा आपसे 1 किलो वेट, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है 1 किलो वेट की वैल्यू, तो 9.8 न्यूटन पे टिक कर देना।
चलिए, अब आपने देखा भार और द्रव्यमान में बहुत सारे फर्क है, तो एक बार टेबल मैंने आपको टेबल से समझाने की कोशिश करता हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ताकि आप पेपर के अंदर कंफ्यूज ना हो। चलिए, भार कौन सी राशि थी? सदिश राशि थी। पहले छोटे छोटे पॉइंट पे देख लेते हैं। ये एक अदिश राशि थी, अभी बताया था आपको। चलिए, भार जो होता है वो बदलता रहता है, ये बदलती रहती है। भार वेट जो होता है चेंज हो सकता है, लेकिन ये अचर है, कभी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। इसको स्प्रिंग तुला से नापा जाता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भार को किससे नापा जाता है? बच्चों, भार को नापने के लिए स्प्रिंग तुला यूज होती है, और जबकि द्रव्यमान के लिए दंड तुला यूज होती है। दो प्रकार के तुला होते हैं, एक होता है स्प्रिंग तुला और एक होता है दंड तुला। तो भार नापने के लिए स्प्रिंग तुला यूज होता है, द्रव्यमान नापने के लिए दंड तुला यूज होता है। भार, वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। याद रखना, जो वेट होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। किसी चीज का वेट जो होगा वो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा, जबकि द्रव्यमान कभी शून्य हो ही नहीं सकता। देखो, चार डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। एक बार दोबारा देख लो, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ये चेंज होता रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको स्प्रिंग तुला से नापते हैं, इसको दंड तुला से नापते हैं। इसको ये पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है, ये कभी शून्य हो ही नहीं सकता। इसका ऐसे मात्रा क्या बताया था? न्यूटन। इसका ऐसे मात्रा बताया था न्यूटन, और इसका ऐसे मात्रा बताया था किलोग्राम। क्लियर हो गया? इसका ऐसे मात्रक बताया था ना न्यूटन, इसका ऐसे मात्रक था किलोग्राम। तो आपको एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नहीं पूछेगा। लेकिन आप देखिए कि 5 पॉइंट लगभग मैं इसके बता चुका हूं, 5 पॉइंट लगभग इसके बता चुका हूं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भार कौन सी राशि है? सदिश राशि। भार बदलती या नहीं बदलती? नहीं भार बदलती रहती है। इसको किससे नापते हैं? स्प्रिंग तुला से नापते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या होता है? 0 होता है। इसका ऐसा आता है क्या होता है? न्यूटन। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, ऐसे द्रव्यमान के कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये इसकी परिभाषा है। भार का मतलब क्या बताया था? पृथ्वी के केंद्र द्वारा आकर्षण, जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है ना किसी चीज को, उसको भार बोलते हैं। और द्रव्यमान का मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी होती है उसकी मास कहलाती है, और पृथ्वी जो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है उसकी जो फोर्स होता है उसको हम वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया पृथ्वी के केंद्र पर, बताओ पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या बताया था? मतलब भार क्या बताया था? शून्य। याद रखना, सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। जबकि बड़े जी का मान क्या होता है? तो बड़े जी का मान, बेटा इसको सही कर लेना, आई एम सॉरी बेटा इसमें गलती हो गई थोड़ी। 6.674 यहां 4 और यहां 23 की जगह -11 आएगा, मैंने ऊपर भी ठीक कराया था। तो छोटे जी की वैल्यू पृथ्वी के केंद्र पर तो 0 हो जाएगी, लेकिन बड़े जी की वैल्यू पृथ्वी के केंद्र पर वही रहेगी। क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि बड़े जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो चाहे वो पृथ्वी का केंद्र ही क्यों ना हो, बड़े जी की वैल्यू फिक्स है। 6.674 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। बेटा बड़े जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, जबकि छोटे जी की वैल्यू पृथ्वी के सेंटर पर जाकर 0 हो जाती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल, अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कंपेयर करें पृथ्वी के अकॉर्डिंग, तो बच्चों चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। यानी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का बल का 6वां भाग माना जाता है। ऐसे ही अगर किसी चीज का वेट निकालना हो, किसी चीज का क्या निकालना हो? वेट ऑन मून, मून पर वेट निकालना है तो दोनों की मास की मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे, तो वेट ऑन मून। तो वेट ऑन मून का ये फॉर्मूला याद रख लेना एज इट इज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रणोद। प्रणोद क्या होता है और इसका ऐसा मात्रक, ये बहुत ज्यादा आता है, प्रणोद की परिभाषा और इसका ऐसा मात्रक। तो पहले परिभाषा जानते हैं। देखो, प्रणोद का मतलब होता है किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल, सतह के लंबवत लगने वाला बल। चलिए, आपने कभी कील ठोका है? कैसे ठोकते हो? बिल्कुल सीधा कील ठोकते हो ना, तो लंबवत लगने वाला बल। ठीक है, ऐसे ही थंबपिन आता है, आपने थंबपिन देखा होगा, पेपर वगैरह को टैग करते हैं, तो पेपर वगैरह को टैग करते हैं, तो पेपर को जब टैग करते हैं पिन से तो बिल्कुल सीधा पिन फोर्स लगाते हैं। तो सतह के लंबवत बल, तो सतह पर जब लंबवत बल लगता है तो उसे प्रणोद कहते हैं। और प्रणोद का ऐसा मात्रक होता है बेटा किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, या एक चीज और याद कर सकते हो, न्यूटन। ठीक है, अब डिपेंड करता है ना ऑप्शन पे, मैंने आपको दोनों बता दिए। भाई ये ऑप्शन है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड टिक कर देना। ये नहीं आया तो आप क्या टिक कर देना? न्यूटन टिक कर देना। तो दो बातें याद रखो प्रणोद के बारे में बेटा। लंबवत, प्रणोद होता है लंबवत बल होता है, किसी सतह पर लंबवत बल होता है, और इसका ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्या है प्रणोद की, आप चाहो देखो प्रणोद का संबंध दाब से होता है। हम दाब को निकाल सकते हैं प्रणोद से।
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परिणोद, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला परिणोद यानी किसी एरिया पे जो परिणोद लगता है उसे हम दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला क्या बन गया? दाब का फॉर्मूला बन गया परिणोद बटे क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला क्या बना बेटा? परिणोद बटे क्षेत्रफल। दाब का फॉर्मूला याद रखना, परिणोद बटे क्षेत्रफल, यानी परिणोद को अगर क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें उस चीज का प्रेशर प्राप्त हो जाएगा, हमें उसका दाब पता लग जाएगा। तो दाब का फॉर्मूला याद रखना, ऊपर परिणोद नीचे क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके दो एसआई मात्रक होते हैं, दाब के भी बेटा दो एसआई मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और एक होता है पास्कल। अच्छा, एसआई मात्रक के ऊपर अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना बार बार, एसआई मात्रक क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो आप YouTube पे जाना, वहां पे मैंने एक एसआई मात्रक का अलग एक वीडियो बना रखा है जिसमें प्रॉपर मैंने केवल सारे सब्सटेंस के एसआई यूनिट ही बताए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी एसआई यूनिट है ना, केवल वो डिस्कस करा एक वीडियो के अंदर। तो आप एक देख लेना वीडियो, उसमें केवल एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस है, सभी चीजों के एसआई यूनिट की एक लिस्ट बना दी है मैंने उसमें। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, या तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर याद रखना, या फिर अगर ये ऑप्शन मान लो तो पास्कल टिक कर देना। ठीक है, इसके दो एसआई मात्रक होते हैं बेटा। वैसे नॉर्मली पास्कल वर्ड ज्यादा यूज होता है। चाकू, आरी, पिन आदि के किनारे पतले होते हैं। क्यों पतले क्यों होते हैं? क्योंकि एरिया कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्या बोला आपने, सुना? चाकू, आरी या पिन जो होते हैं इसके किनारे पतले होते हैं। आपने देखोगे ना, एक तरफ पतला होता है। क्यों? क्योंकि एरिया अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दाब ज्यादा लगेगा, सॉरी प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा लगता है और चीजें आसानी से कट जाती है, इसलिए चाकू की एक नोक पतली मानी जाती है। टायर वगैरह देखो बहुत चौड़े होते हैं क्योंकि एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम लगता है। चलिए जी, ब्लेस पास्कल, जो दाब का एसआई मात्रक था ना पास्कल, वो इस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। क्या नाम था वैज्ञानिक का? ब्लेस पास्कल। तो एग्जाम में पूछा गया था ये कहां का वैज्ञानिक था? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। यह एक बुद्धिमान गणितज्ञ और धार्मिक व्यक्ति था। पास्कल के नियम के अनुसार गैस या द्रव में एक बिंदु पर लगाया गया बल द्रव के सभी भागों में बराबर लगता है। मतलब इन्होंने यह समझाया था बेल पास्कल ने कि अगर मान लो कोई द्रव या गैस है तो वो अगर किसी बर्तन में रखा हुआ कोई द्रव या गैस, तो वो बराबर फोर्स लगाएगा पूरे बर्तन पे। ऐसा नहीं है कि एक जगह ज्यादा फोर्स लगाएगा, एक जगह कम फोर्स लगाएगा। अगर बर्तन में कोई लिक्विड या गैस है तो वो हर जगह उस बर्तन पे बराबर फोर्स लगाता है। ये बात हमें ब्लेस पास्कल ने समझाया था, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। अच्छा, तरलों में भार होता है। ठीक है, तरल जो होता है लिक्विड और गैस को बोलते हैं, उसमें वेट होता है। ठीक है जी, वेट तो होगा ही सब में। वे जिस बर्तन में रखे रहते हैं, जिस बर्तन में बेटा लिक्विड और गैस होते हैं, बताओ वो कहां दाब लगाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तरल होते हैं लिक्विड और गैस, अगर वो किसी बर्तन में है तो दाब कहां लगाते हैं, प्रेशर कहां लगाते हैं? तो आप आंसर दोगे दीवारों पर दाब लगाते हैं। मान लो एलपीजी गैस है, तो एलपीजी गैस के जो मेथेन गैस है वो फोर्स कहां लगा रहा है? तो वो सिलेंडर के दीवारों पे, अंदर से सिलेंडर की दीवार है ना, उस पर फोर्स लगाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? द्रव में रखी हुई किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। क्या होता है उत्प्लावकता? समझिए, आप एक काम करो, एक प्लास्टिक की बोतल ले लो, खाली सी पानी की बोतल आती है ना, आप उसे ले लो, उसे खत्म कर दो, खाली बोतल ले लो, ढक्कन को बंद कर दो और आप उसे पानी में डुबो दो। क्या होगा? आप देखोगे वो बोतल अपने आप ऊपर आ गया। फिर ज्यादा फोर्स लगाओ, बिल्कुल नीचे कर दो, फिर छोड़ दो, फिर ऊपर आ जाएगा। आएगा ना ऐसा? क्यों? क्योंकि जो पानी है वो ऊपर की ओर बल लगा रहा है। याद रखना, वाटर हर चीज को पहले कोशिश करता है ऊपर धकेलने के लिए, तो पानी द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगता है उसे हम उत्प्लावकता कहते हैं। याद होगा उत्प्लावकता क्या होता है? पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल। तरलता के नियम, यानी कोई चीज कब डूबेगा और कोई चीज कब तैरेगा। अक्सर मुझसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक छोटी सी कील डूब जाती है और बड़े बड़े जहाज नहीं डूबते। आपके बारे में भी क्वेश्चन होगा। बच्चों, आप लोग जो साइंस फिजिक्स आप देख रहे हो ना, वैसा नहीं है दुनिया। आप धीरे धीरे जब पढ़ोगे चीजों को तब समझ में आएगी लाइफ क्या है। देखिए, कोई चीज डूबना है तैरना उसके घनत्व पर डिसाइड करता है। घनत्व, डेंसिटी डिसाइड करती है कि कोई चीज डूबेगा या तैरेगा। वेट डिसाइड नहीं करता। आप वेट देख रहे हो कि कील तो बहुत छोटा, उसका वेट कम है, और उसका जो शिप है, क्रूज है, उसका वेट बहुत ज्यादा है। आप वेट देख रहे हो, जबकि दुनिया फिजिक्स कहती है डेंसिटी देखो, डेंसिटी डिसाइड करती है। तो जिस वस्तु का डेंसिटी, याद रखना, द्रव के घनत्व से कम डेंसिटी, अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो तैरेगा। अगर वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो तैरेगा। तो हर एक वो ऑब्जेक्ट जो तैरता हुआ आपको दिखाई देता है, वो क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। ऐसे ही कोई चीज डूबेगा कौन? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है,
अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है वो डूब जाएगा। देखो, डूबना या तैरना डेंसिटी पे डिसाइड होता है, घनत्व पे डिसाइड होता है, पहले अपने दिमाग में ही रख लो। अगर घनत्व ज्यादा है तो डूबेगा, घनत्व कम है तो तैरेगा, इतनी बात याद रखो। तो सब ये डेंसिटी का कमाल है। चलिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था, उत्प्लावन बल पे ही इन्होंने सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत था कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से हम तरल में डुबोते हैं, अगर किसी वस्तु को हम पानी में डुबो रहे हैं, किसी वस्तु को हम पानी में डुबो रहे हैं, तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। अभी हमने पढ़ा, हाँ सच बात है, ऊपर की ओर बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटा गए तरल के भार के बराबर होता है। देखो, ये चीज हमने पढ़ चुके हैं ना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोते हैं तो पानी ऊपर की ओर बल लगता है। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, उत्प्लावन बल की तरह ही है। लेकिन वो जो बल है, जो ऊपर की ओर बल लग रहा है, वो किसके बराबर है, कितना बल लगता है? ये आर्किमिडीज ने बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबोते हैं तो ऊपर की ओर बल लगता है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी जो वस्तु हम तरल में डुबो रहे हैं ना, वो जितना पानी को हटाएगा, उस पानी का जो वेट होगा उतना ही उत्प्लावन बल होगा। उत्प्लावन बल बराबर होगा वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगा। उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होगा। यह बात आर्किमिडीज ने दुनिया को बताया था। तो क्यों ये इतना फेमस हुए? क्योंकि इनके सिद्धांत का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है जलयानों और पनडुब्बियों में, जो हम शिप्स बनाते हैं, क्रूज बनाते हैं, या पनडुब्बी सबमरीन्स बनाते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं। आपको पता है इन सबके डिजाइन आर्किमिडीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। आर्किमिडीज की इस थ्योरी के इस्तेमाल करके बनाई जाती है। ऐसे दूध की शुद्धता, प्योरिटी नापी जाती है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल द्वारा। ऐसे किसी द्रव की हमें घनत्व तो जानना है, किसी लिक्विड की डेंसिटी जाननी है, उसके लिए हाइड्रोमीटर। हाँ, अब ये देखो हाइड्रोमीटर, ये एग्जाम में आ चुका था। अब यही चीज मेरे नोट्स में से आ गया। क्या क्वेश्चन क्या था कि द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? आंसर था हाइड्रोमीटर। बेटा, किसी लिक्विड की डेंसिटी हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। और हाइड्रोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। दूध की शुद्धता नापने के लिए शायद इसको लैक्टोमीटर बोलते हैं। आई थिंक आप चेक कर लेना एक बार, लेकिन मुझे जहां तक याद है दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर आता है और द्रव की शुद्धता के लिए हाइड्रोमीटर आता है। और किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल होता है। तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कहां कहां हो गया? एक जलयानों में, पनडुब्बियों में, दूध की शुद्धता नापने के लिए, द्रव का घनत्व नापने के लिए, और आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। अब आप सोच रहे हैं आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व के कारण किसी चीज की प्योरिटी पता लगती है। आप दुकान पर गए, आप गोल्ड खरीदने, सोना खरीदने गए, आपको क्या पता वो प्योर है या नहीं है? तो आप उसका रिलेटिव डेंसिटी नाप ले सकते हो। रिलेटिव डेंसिटी से पता लगता है कि वो चीज प्योर है या नहीं है। चलिए, हम बार बार घनत्व के बारे में बात कर रहे थे। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है बेटा एकांक आयतन के द्रव्यमान। एकांक आयतन के द्रव्यमान, यानी आयतन को द्रव्यमान से भाग करेंगे, आयतन को द्रव्यमान से भाग कर देंगे तो उसका घनत्व आ जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आयतन बट्टे में द्रव्यमान। और इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। याद रखोगे, घनत्व का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। पहले होता है घनत्व का फॉर्मूला याद हो गया। घनत्व का फॉर्मूला होता है आयतन बट्टे में द्रव्यमान, और घनत्व का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपेक्षिक घनत्व, जो आपको बता रहा था। तो आपेक्षिक घनत्व की ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए। आपेक्षिक घनत्व का बस फॉर्मूला आता है कि आपेक्षिक घनत्व का सूत्र बताइए। तो बच्चों, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। बताओ, आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। यानी पदार्थ के घनत्व को पानी के घनत्व से भाग कर देंगे तो हमें आपेक्षिक घनत्व पता लग जाएगा। जैसे मैंने सोने का बताया था, तो सोने का घनत्व ऊपर लिख लो, पानी का घनत्व नीचे लिख लो, डिवाइड कर लो, उससे उसका आपेक्षिक घनत्व निकल आएगा। घनत्व का उपयोग, घनत्व का उपयोग क्या कहां होता है? तो अभी बताया था शुद्धता जांच के लिए। शुद्धता जांच के लिए बताया था ना। घनत्व का इस्तेमाल एक तो कोई चीज ऑब्जेक्ट डूबेगा तैरेगा ये पता करने के लिए किया जाता है, और दूसरा किसी ऑब्जेक्ट की शुद्धता नापने के लिए भी घनत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एग्जाम ऐसे पूछेगा कि डेंसिटी का इस्तेमाल कहां होता है, तो ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे, तो वहां पे आपको शुद्धता वाले ऑप्शन पे टिक करना है। एक बार एग्जाम में भी आया था सोने का घनत्व कितना होता है। दो ही चीज पूछता है, सोना और पानी, है ना। सोना बहुत जरूरी है, आपको पता है, और पानी तो कंपल्सरी है ही हमारे लिए। तो सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता के जा रहा हूं, आपेक्षिक घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस में नापी जाती है। याद रखना,
आपेक्षिक घनत्व तो हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे नापी जाती है, रिलेटिव डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे नापी जाती है। ठीक है बेटा, ये था आपका पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन। अब आप देख लेना, आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो तो आप चेक कर लेना। दिल्ली पॉलिटेक्निक के हो तो दिल्ली पॉलिटेक्निक का मैंने पेपर अपलोड कर ही रखा है 4 साल का, आप वहां पे चेक कर लेना कि मेरे इस नोट से बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, सब कुछ इस नोट्स के अंदर है। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, आपकी रैंक जरूर आ जाएगी। तैयारी अच्छे से करना बेटा, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, बढ़िया से पढ़ना और रैंक आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए गुड बाय बेटा।